हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। प्रीवियस क्लास में हमने देख लिया था आपका फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द हेल्थ। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग इलनेस। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर। एन इलनेस इज द रिस्पॉन्स द पर्सन हैज़ टू डिजीज। इलनेस जो होता है, जैसे कोई भी बीमारी होती है, वो किस टाइप का रिस्पॉन्स करता है, आपका डिजीज़ टाइप का। जब कोई इलनेस, कोई बीमारी आगे जाती है तब हम उसे क्या बोलते हैं, डिजीज़ बोलते हैं। क्या क्या कॉजेस हैं इसके, इंटरनल वेरिएबल, अ पर्सन थॉट एंड बिहेवियर पैटर्न चेंज थ्रू आउट लाइफ। हर पर्सन का थॉट्स और उसका बिहेवियर पैटर्न जो होता है वो चेंज होता रहता है उसके लाइफ के अकॉर्डिंग। Like intellectual background, knowledge about body function and illness, educational background and past experience all influence the health belief and practice of patient. इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड में क्या मैटर करता है, उसका नॉलेज किसके, तो अबाउट किसके बारे में, नॉलेज अबाउट बॉडी फंक्शन एंड इनलेस, एजुकेशनल बैकग्राउंड, मतलब उसको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होता है उसका इंटेलेक्चुअल लेवल के हिसाब से। इंटेलेक्चुअल लेवल के हिसाब से उसका नॉलेज रहेगा उसके बॉडी फंक्शन का, उसका इनलेस एजुकेशन बैकग्राउंड के हिसाब से, एंड पास्ट एक्सपीरियंस, और जितना भी उन्होंने पास्ट में एक्सपीरियंस किया हुआ है। ऑल इन्फ्लुएंस द हेल्थ बिलीफ एंड प्रैक्टिस ऑफ पेशेंट। ये सारी चीज़ें आपके हेल्थ बिलीफ मॉडल और प्रैक्टिस ऑफ पेशेंट, ये सारी चीज़ें आपके हेल्थ बिलीफ मॉडल पे इन्फ्लुएंस करती है। ओके, नेक्स्ट जो है आपका आता है इमोशनल एंड स्पिरिचुअल फैक्टर। इमोशनल और स्पिरिचुअल फैक्टर, द पेशेंट डिग्री ऑफ काम और स्ट्रेस कैन इन्फ्लुएंस हेल्थ बिलीफ एंड प्रैक्टिस। ओके, पेशेंट क्या बोला है, पेशेंट का जो मेन अपना डिग्री, उसका लेवल, ओके, लेयर, वो क्या होता है, काम और स्ट्रेस कैन इन्फ्लुएंस द हेल्थ बिलीफ एंड प्रैक्टिस। वही आपका हेल्थ बिलीफ एंड प्रैक्टिस मॉडल को ये भी इन्फ्लुएंस करता है। आप जितना ज़्यादा काम रहेंगे या फिर आप स्ट्रेस में रहेंगे, वो सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करेगी। स्पिरिचुअल बिलीफ ऑल्सो इन्फ्लुएंस वेदर एंड हाउ अ पेशेंट सीक और अवॉइड द हेल्दी बिहेवियर। स्पिरिचुअल बिलीफ जो होता है वो भी इन्फ्लुएंस करता है पेशेंट का, या उसके हेल्दी बिहेवियर को या फिर एनहेंस करेगा, बढ़ाएगा, या फिर उसको डिक्रीज करेगा, कम करेगा, डाउन करेगा। ये आता है आपका इंटरनल वेरिएबल। ठीक है, इंटरनल वेरिएबल्स में आपका आएगा इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, जो आपके अंदर के बारे में बात कर रहा है। आपके अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें होती है जो आपके हेल्थ बिलीफ मॉडल को, या मतलब हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती है या इफेक्ट करती है। तो इंटरनल में आपका आएगा इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, आपका इंटेलेक्चुअल, आपके अंदर कितना ज़्यादा नॉलेज है। सेकेंड है इमोशनल एंड स्पिरिचुअल फैक्टर, ये भी आपके अंदर से ही आता है कि ये भी चीज़ें हेल्थ पे इफेक्ट करती है। एंड आता है आपका नेक्स्ट एक्सटर्नल वेरिएबल। एक्सटर्नल वेरिएबल में आपका बाहर की ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो आपके हेल्थ पे इफेक्ट करती है। तो पहला आता है आपका फैमिली प्रैक्टिस। फैमिली प्रैक्टिस, द वे दैट पेशेंट फैमिलीज यूज हेल्थ केयर सर्विस, देयर परसेप्शन ऑफ सीरियसनेस ऑफ द डिजीज। ठीक है, पेशेंट की जो फैमिली है वो हेल्थ केयर सर्विस को किस टाइप का वे, किस वे से यूज़ करती है, ये उसका जो परसेप्शन होता है, यही आपके सीरियसनेस ऑफ डिजीज़ का कॉज बनेगा। वो डिजीज़ तब जाके उतना इफेक्ट करेगा। जैसे कई लोग जो होते हैं वो क्या सोचते हैं कि ठीक है, लाइटली लेते हैं, कोई भी जैसे डिजीज़ है उसको लाइटली लेते हैं। कोई बीमारी हो रही है, जैसे किसी को बहुत लॉन्ग टाइम से एब्डोमेन पेन हो रहा है, घर वाले सोच रहे हैं कि ऐसे ही हो रहा है, खेल के आया है तो थक गया है बच्चा इसलिए हो रहा है। या किसी को बहुत लंबे समय से हेडेक का प्रॉब्लम है, वो देख ही नहीं पा रहे हैं कि हेडेक क्यों हो रहा है। हो सकता है उसको माइग्रेन हो, लेकिन वो चेकअप कराने नहीं जा रहे हैं। तो ये आपका जो फैमिली प्रैक्टिस पे क्या बोला है, आपकी फैमिली उस पेशेंट को के हेल्थ केयर सर्विस को किस तरह से देख रही है, यही उस डिजीज़ का सीरियसनेस का मेन कारण होगा। नेक्स्ट है आपका सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। सोशल रिलेशनशिप, इकोनॉमिक लेवल एंड साइकोसोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस हेल्थ बिलीफ एंड प्रैक्टिस। ओके, सोशल रिलेशनशिप जो होता है आपका इकोनॉमिक फैक्टर होता है, ये भी आपके हेल्थ मॉडल को इफेक्ट करता है। आप कितना अर्निंग करते हैं, सोसाइटी में आपका कैसा इमेज है, लोग आपको किस तरह से देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी आपके हेल्थ पे इफेक्ट करती है। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग अ पेशेंट हेल्थ स्टेटस। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं पेशेंट के हेल्थ स्टेटस में। तो पहला आता है आपका स्मोकिंग। ऑब्वियस सी बात है, डेली आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आप इतने सारे डिजीज़ में पढ़ रहे हैं कि डेली स्मोकिंग करेंगे तो आपको
ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, या कोई भी लॉन्ग टर्म में क्रॉनिक डिजीज हो सकती है। सेकंड है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो भी आपके हेल्थ स्टेटस में इफेक्ट पड़ेगा। अल्कोहल कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं तो भी पड़ेगा। हैबिचुअल ड्रग यूज़, जैसे कई लोग एंटी डिप्रेशन या एंटी एंजाइटी ड्रग्स ले रहे हैं, या किसी टाइप का कंटिन्यू वो सिरप ले रहे हैं, तो किसी भी टाइप का अगर वो कोई ऐसा मेडिसिन ले रहे हैं जो रेगुलर तौर पे है, तो वो भी आपके जाके किडनी को डैमेज करेगा, आपके हेल्थ स्टेटस को इफेक्ट करेगा। ड्राइविंग, अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर कंटिन्यू ड्राइविंग कर रहे हैं, तो कंटिन्यू आप सिटिंग पोजीशन में है, कंटिन्यू आप कॉन्शियस लेवल पे है, कॉन्सेंट्रेटेड लेवल पे है, बॉडी को रिलैक्स नहीं मिल रहा है, तो भी आपका हेल्थ स्टेटस पे इफेक्ट करेगा। एक्सरसाइज, कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी में रेस्ट नहीं है, तो भी इफेक्ट पड़ेगा। सेक्सुअलिटी एंड कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़, अगर फिजिकल रिलेशनशिप है एंड कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ है, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ मतलब क्या हो रहा है, आपका प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने के लिए अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, अनवांटेड चाइल्ड है, अगर आप बच्चा नहीं चाह रहे हैं, उस कंडीशन में कंटिन्यू अगर फीमेल मेडिसिन ले रही, तो उस कंडीशन में हेल्थ पे इफेक्ट करेगा। फिर फैमिली में अगर कोई चीज़ क्राइसिस है, कोई ऐसा फैक्ट हो रहा है जिसमें आप फैमिली क्राइसिस से गुजर रहे हैं, आप कंटिन्यू मेंटली डिस्टर्ब है, तो उस पर इफेक्ट करेगा। रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन, कोई भी ऐसा रिस्क फैक्टर है आपका लाइफ में, आपका हैबिट में, तो वो भी इफेक्ट करता है। और कोपिंग एंड एडेप्टेशन, अगर आप किसी भी स्ट्रेस सिचुएशन से, क्राइसिस सिचुएशन से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, और उस स्ट्रेस वाली सिचुएशन को अगर आप अडॉप्ट कर लिए हैं, तो भी आपके हेल्थ पे इफेक्ट करेगा। ओके, ये सारे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पेशेंट के हेल्थ स्टेटस पर अफेक्ट करता है, ये सारे फैक्टर है। फिर आता है इलनेस बिहेवियर। इलनेस बिहेवियर क्या है आपका, मतलब बीमारी का कैसा बिहेवियर होता है, तो इलनेस इज नॉट मियरली द प्रेजेंस ऑफ डिजीज प्रोसेस, ठीक है। इलनेस जो होता है, शुरू में डिजीज प्रेजेंस है, उसी समय से ही इलनेस स्टार्ट नहीं होता है। इलनेस इज अ स्टेट इन विच अ पर्सन फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल फंक्शनिंग is diminished or impaired compared with that person and previous experience। ओके, इलनेस जो होता है वो हमेशा डिजीज के प्रेजेंस रहने से ही स्टार्ट नहीं होता। इलनेस जो होता है वो एक ऐसा स्टेट है जिसमें पर्सन का इमोशनल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल, ये सारे फंक्शंस जो होते हैं, ये सारे फंक्शंस जो होते हैं, जब वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं, एक दूसरे से बोल सकते हो कंपेयर्ड होते हैं, तब जाके पर्सन के इलनेस पे इफेक्ट करता है, ठीक है, तब उसका इलनेस बिहेवियर सामने आता है, या फिर कोई उसको पास्ट एक्सपीरियंस है या प्रीवियस एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट में इज द टाइप एंड स्टेजेस ऑफ इलनेस बिहेवियर। कौन कौन से टाइप्स हैं, तो पहला आता है आपका स्टेजेस। फर्स्ट, सिम्टम मतलब वही है इलनेस बिहेवियर, मैं बार बार बोल रही हूँ, इलनेस बिहेवियर किसी डिजीज़ के प्रेजेंस में ही नहीं होगा पेशेंट को, कि उसको कोई बीमारी हो गई उसके बाद ही वो बीमार टाइप का रिएक्ट नहीं करेगा, उससे पहले से भी उसके आसपास के जितने भी इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी उसका इलनेस बिहेवियर दिख सकता है। वो मैंने बताया आपको, फिजिकल, मेंटल में आपका आ जाएगा, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। तो उसमें स्टेजेस बताया है इलनेस बिहेवियर का। क्या क्या स्टेजेस है, स्टेज फर्स्ट है आपका सिम्टम एक्सपीरियंस। कौन कौन से सिम्टम्स है, सिम्टम्स के थ्रू उस इलनेस बिहेवियर को एक्सपीरियंस करेगा वो, ठीक है, पहला सिम्टम के थ्रू एक्सपीरियंस करेगा। दूसरा, अजम्पशन ऑफ सिक रोल, फिर वो अजम्पशन लगाएगा, एज्यूम करेगा कि शायद वो बीमार है, ठीक है, मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट। उसके बाद थर्ड स्टेज में वो मेडिसिन वगैरह लेगा। फोर्थ स्टेज में डिपेंडेंट क्लाइंट केयर, फिर उसके बाद वो डिपेंड हो जाएगा कि कोई पर्सन आके उसकी केयर करे। फिर फिफ्थ स्टेज में रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन, लास्ट स्टेज में वो रिकवर हो जाएगा और हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब जो इलनेस बिहेवियर है वो कैसे इंसान के अंदर, कैसे किसी पर्सन के अंदर आता है। तो फर्स्ट स्टेज में सिम्टम्स दिखाई देता है उसको, दूसरे स्टेज में वो एज्यूम करता है कि हाँ शायद वो बीमार है अंदर से, थर्ड स्टेज में उसको मेडिकल केयर से डॉक्टर वगैरह से कांटेक्ट करता है, हॉस्पिटल जाता है, फिर उसके बाद उसको समझ में आता है कि सच में उसको कोई डिजीज़ हो गई है। जब उसको डायग्नोसिस हो जाता है, सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती है, आफ्टर द डिपेंडेंट द क्लाइंट केयर, उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। उस ट्रीटमेंट के बाद वो रिकवरी और रिहेबिलिटेशन स्टेज में आ जाता है। ओके, पहला है स्टेज फर्स्ट सिम्टम एक्सपीरियंस, जो मैंने बताया ये वही है। ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज पर्सन इज अवेयर द समथिंग इज रॉन्ग, वही मैंने बताया कि उसको ऐसा लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो उसको सिम्टम्स दिखाई दे रहा है।
दूसरा स्टेज में अजम्पशन द सिक रोल, अजम्पशन ऑफ द सिक रोल रिजल्टिंग द इमोशनल चेंजेस सच एज द विथड्रॉवल और डिप्रेशन एंड फिजिकल चेंजेस। वो एज्यूम करेगा उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है, ठीक है, चीज़ों का मन नहीं करेगा, खाने का मन नहीं करेगा, कहीं जाने का मन नहीं करेगा, डिप्रेशन में रहेगा, फिजिकल चेंजेस होगा। फिर आता है थर्ड स्टेज में मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट। फिर उसको ऐसा ये सारी चीज़ें हुई तो अगर सिम्टम्स परसिस्ट, अगर सिम्टम्स हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, डिस्पाइट होम रेमेडीज, डिस्पाइट होम रेमेडीज़ मतलब सारी, देखो क्या होता है, सिम्टम दिखाई दिया, हम कुछ होम रेमेडीज़ अपना लिए, ठीक है, जैसे फीवर वगैरह हो रहा है तो पानी से हम लोग उसको गर्म पानी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ होम रेमेडी में हम लोग उसको होम रेमेडी यूज़ कर रहे हैं ताकि उसका जो भी डिजीज़ है वो ठीक हो जाए। बट उससे अगर वो ठीक नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, सीवियर एंड रिक्वायर द इमरजेंसी केयर, द पर्सन इज मोटिवेटेड टू सीक अ प्रोफेशनल हेल्थ सर्विस, तब हम ओवरऑल उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, ये बोला है। फिर आता है फोर्थ स्टेज में डिपेंडेंट क्लाइंट केयर आफ्टर एक्सेप्टिंग द इलनेस। पता चल गया कि उसको डायग्नोसिस है, उसको कोई बीमारी हो गई है डायग्नोसिस में, तो इलनेस के बाद हम लोग देखेंगे सीकिंग द ट्रीटमेंट, क्लाइंट एंटर द फोर्थ स्टेज। इसमें हम लोग क्लाइंट जो होता है वो ट्रीटमेंट वाले स्टेज में एंटर करता है, जो मैंने बताया। तो इन दिस स्टेज क्लाइंट डिपेंड ऑन हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर रिलीफ ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। इस स्टेज में जो क्या होता है, जो क्लाइंट होता है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल मतलब डॉक्टर्स और नर्सेस में डिपेंड हो जाता है कि डॉक्टर और नर्सेस के ऊपर, ताकि वो सिम्टम्स से रिलीफ पा पाए जो उसको सिम्टम्स दिख रहा है। इन क्लाइंट एक्सेप्ट द सिंपैथी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिमांड द स्ट्रेस, डिमांड एंड स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, ठीक है। जैसे क्या होता है, क्लाइंट एक्सेप्ट कर लिया है तो उसको हम लोग एक सिंपैथी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एक स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन से वो बाहर निकल पाए, प्रोटेक्ट हो पाए। लास्ट इज अ फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज में रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन, द फाइनल स्टेज ऑफ इलनेस बिहेवियर, रिकवरी या रिहेबिलिटेशन, ये फाइनल स्टेज होता है। मैंने बताया जब वो रिकवर हो जाता है तब हम लोग रिहेबिलिटेट करते हैं, उसको अच्छा साइकोथेरेपी देंगे, एक अच्छा उसको बोलेंगे फिजिकल एक्टिविटी करे, मेडिटेशन करे, ये सारी चीज़ें हम लोग करके उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं पेशेंट को। ओके ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑफ ऑन पेशेंट, ठीक है। इलनेस जो होता है वो क्या इम्पैक्ट करता है पेशेंट के ऊपर, क्या प्रभाव डालता है। तो पेशेंट चेंज फ्रॉम द डिजीज़ में अफेक्ट द अपीयरेंस, ठीक है। जैसे ही उसको इलनेस होता है तो उसका अपीयरेंस मतलब होता है ना, अप टू डेट नहीं रहेगा, टिप टॉप नहीं रहेगा, पेशेंट एकदम बोल सकते हो बहुत ज़्यादा लेस एनर्जेटिक दिखाई देता है, लिथार्जी वाली उसको फीलिंग रहती है। दिस चेंजेस कैन देन द पॉजिटिव सेल्फ इमेज इनटू द पुअर वन, ठीक है। वही पॉजिटिव सेल्फ इमेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है पेशेंट का, हंस के बात नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा सैड उसका डिप्रेसिव फेस रहेगा उसका। क्रोनिक इलनेस ऑल्सो इन्फ्लुएंस द एबिलिटी ऑफ वर्क, क्रोनिक अब पता है लंबे समय तक बीमारी है तो वो कैसे वर्क कर पाएगा किसी भी काम में, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो इम्पैक्ट करती है। मॉर्निंग स्टिफनेस, डिक्रीज द रेंज ऑफ मोशन, अदर फिजिकल लिमिटेशन में फोर्स टू चेंजेस द वर्क एक्टिविटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। मॉर्निंग स्टिफनेस रहेगा उसको, डिक्रीज द रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो रहेगी मतलब कोई भी काम, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने का उसको मन नहीं करेगा, फिजिकल लिमिटेशन हो जाएगा, और फिजिकल लिमिटेशन में फोर्स टू चेंज द वर्क एक्टिविटीज़, ठीक है, एंड इन्वायरमेंट, वो फिजिकली एक्टिविटी नहीं कर पाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वो खुद को फोर्स करेगा कि जो डेली एक्टिविटीज़ है वो उस चीज़ को वो छोड़ पाए, ठीक है। मतलब या तो उसको चेंज कर ले या फिर वो उसको फॉलो ही ना करे, इस टाइप का उसके मन में आएगा, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन, वो जो नॉर्मल जो एक्सरसाइज है, चलना फिरना है, वो सारी चीज़ें वो बंद कर सकता है। फिर आता है आपका इम्पैक्ट ऑफ इलनेस। इम्पैक्ट ऑफ इलनेस में और क्या क्या है आपका, बिहेवियर एंड इमोशनल चेंजेस। इसमें से आपको जो भी अच्छा लगता हो पॉइंट इम्पैक्ट ऑफ इलनेस का, वो आप पॉइंट याद कर लेना। अगर आप 4-5 पॉइंट भी याद करते हैं तो आपको एग्जाम में लिखने के लिए आराम से हो जाएगा। मैं नोट्स में सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हूँ, बट आपको जो अच्छा लगेगा, जो आपको ईजी होगा याद करने में, जो आपको समझ में आएगा, वो आप याद कर लेना। बिहेवियर एंड इमोशनल चेंजेस, लाइफ थ्रेटनिंग और सीवियर इलनेस लीड टू मोर एक्सटेंसिव बिहेवियर चेंजेस, ठीक है। जैसे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है या बहुत ज़्यादा सीवियर इलनेस है तो ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा बिहेवियर चेंजेस को बढ़ाएगा, सच एज द एंजाइटी, शॉक, डिनाई, एंगर एंड विथड्रॉवल, ठीक है। एंजाइटी हो सकता है, शॉक के कंडीशन में जा सकता है, हर चीज़ में डिनाई करेगा, गुस्सा रहेगा, चीज़ों को विथड्रॉल करेगा, उसको किसी भी चीज़ को करने से मना करेगा।
द नर्सेज डेवलप इंटरवेंशन टू असिस्ट द क्लाइंट एंड फैमिली टू कोपिंग विद द स्ट्रेस। ठीक है, नर्सेज जो होती है वो इंटरवेंशन करती है प्लानिंग के बाद में, ताकि वो असिस्ट कर पाए क्लाइंट और उसके फैमिली को के बिहेवियर को, और उसको स्ट्रेस वाले सिचुएशन से कोप अप कर पाए, बाहर निकाल पाए। फिर आता है इम्पैक्ट ऑन फैमिली रोल। फैमिली रोल में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है इलनेस का। तो ड्यूरिंग द इलनेस रोल ऑफ द क्लाइंट एंड द फैमिली मेंबर गेट डिस्टर्ब। ऑब्वियसली बात है, फैमिली वाले डिस्टर्ब रहते हैं, घर में कोई भी एक बीमार है तो। मे फार शॉर्टर ऑन फॉर लॉन्ग पीरियड। ठीक है, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट पीरियड या बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए डिस्टर्ब हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन विथ कॉमन कोल्ड कंटिन्यू टू गो द वर्क। ठीक है, जैसे होता है ना कि जो एक मदर है जिसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, जो कॉमन कोल्ड है उनको नॉर्मली, तो भी वो अपने वर्क पे जा ही रही है, तो वो ये बोल सकते हो इसमें वो डिस्टर्ब होते हैं या तो शॉर्ट पीरियड के लिए या तो फिर लॉन्ग पीरियड के लिए। इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, खुद के सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो द टाइप ऑफ चेंजेस, देयर एडेप्टिव कैपेसिटी, द रेट विच चेंजेस टेक प्लेस। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट में अलग अलग टाइप के चेंजेस हो सकते हैं आपके बॉडी में। अडेप्टिव कैपेसिटी आपके अंदर बढ़ जाती है, वो चीज़ को अडॉप्ट कर पाते हैं। एंड रेट विद द चेंजेस एंड टेक प्लेस। ठीक है, आप जो आपके बॉडी में चेंजेस आता है, ठीक है, वो अपनी अपनी जगह लेने लगता है बॉडी का चेंजेस। ये आपका चैप्टर 1 जो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, जो अभी सेकंड सेमेस्टर में है, चैप्टर 1 ये आपका कंप्लीट हो गया है विथ नोट्स। ओके, सो आप इसे अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लीजिएगा, मैं सबका आंसर कर दूंगी। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।